तो साथियों, जैसा कि हम लोग कल वीडियो में डिस्कस किए थे द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, फर्स्ट भाग में सॉइल सेपरेट है, टेक्सचर की बात हो गई थी। तो हम आज उसी से कंटिन्यू आज हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में विथ फैक्ट के साथ जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखते हैं साथियों, चलते हैं हम लोग। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स, सैंड सिल्ट क्ले एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स। ध्यान रखेंगे, इसमें अरेंजमेंट किसका करेंगे, प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स का और सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स का। सॉइल पार्टिकल्स इनटू ए सर्टेन डिफाइनेड पैटर्न इज कॉल्ड एज सॉइल स्ट्रक्चर। यानी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, मृदा संरचना वह होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, भाई एक तरह से हम बोले तो कि एक व्यवस्था के अनुसार मिट्टी में होते हैं, उन्हें मृदा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कंटिन्यू देखेंगे और एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स इन ए सॉइल मास इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। यानी जो प्राथमिक और माध्यमिक जो कण होते हैं, द्वितीय कण, उनकी व्यवस्था और संगठन को ही क्या संगठन मृदा द्रव्यमान को ही मृदा संरचना के रूप में जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। देखते हैं यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट्स कुछ टर्म देख लेते हैं जो सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखते हैं, पहला हमारा पेट्स। पेट्स क्या होता है, तो देखते हैं ये नेचुरल एग्रीगेंट है, एक तरह से प्राकृतिक समुच्चय होता है जो बैरी करता है देर जो जल की वाटर की या स्टेबिलिटी के साथ साथ ये बैरी करता रहता है पेट्स। तो कंटिन्यू देखेंगे। क्लोड्स। क्लोड्स बोलो तो ढेला, जो जैसे जब क्या होता है, कभी कभार मॉइस्चर अगर ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है तो ढेले बन जाते हैं। तो उसी तरह देख लें क्लोड क्या है, तो इट इज़ यूज फॉर ए कोहेरेंट मास। ध्यान रखें क्या है ये, कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल ब्रोकन इनटू द एनी शेप बाई आर्टिफिशियल मीन्स सच एज बाई द टीलेज। यानी जब हम जुताई करते हैं कृत्रिम तरीके से, तो उस समय क्या होता है, जो सुसंगत द्रव्यमान है मिट्टी का, वो क्या है, एक ढेले का रूप ले लेता है। इसको हम क्लोड्स के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट बोले टुकड़ा, ये क्या होता है, तो इट इज अ ब्रोकन द पेड्स, यानी टूटा हुआ एक तरह का पेड्स का टूटा हुआ भाग होता है, क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट कहलाता है। साथियों, क्लोड्स से एक बार पूछ लिया गया था यूपी कैडेट के एग्जाम में कि क्लोड्स क्या होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कंक्रिएशन। तो कंक्रिएटिंग क्या होता है, तो इट इज द कोहेरेंट मास द फॉर्म विद इन द सॉइल बाई द प्रेसिपिटेशन और सर्टेन द केमिकल डिजोल्व इन परकुलेटिंग वाटर। तो क्या होता है, ये एक तरह से कोहेरेंट मास होता है जो किससे बना होता है, सॉइल बाई द प्रेसिपिटेशन, किसके द्वारा, प्रेसिपिटेशन, और जो कि क्या हमारा केमिकल डिजोल्व हो जाता है इन्हें परकुलेशन वाटर के द्वारा। तो कंक्रीशन आर यूजली द स्मॉल लाइक द लाइक शॉटगन लीड द पुलेट। ये क्या होता है, कंक्रीशन क्या होता है, जो एक तरह जो गन होती है उसकी जो गन की तरह से क्या जो छर्रे होते हैं उसकी तरह का क्या ये होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या मृदा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बोले तो मृदा संरचना का वर्गीकरण। तो देख लेते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब एंड क्लासिफिकेशन फॉर फील्ड डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन, यानी मृदा संरचना का वर्णन क्षेत्र विवरण के लिए वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण पर आधारित होता है, और उसके आधार पर इनको क्या है वर्गीकरण किया गया है। तो ये मोस्टली क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये मोस्टली 3 प्रकार का होता है। तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर्स और ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर।
तो 1 बाई 1 देखेंगे हम टाइप्स ऑफ। तो इसमें देख लेते हैं। एज द डिटरमाइंड बाई द सेफ एंड अरेंजमेंट ऑफ पेड्स, यानी जो पेड्स होते हैं उसके आकार और व्यवस्था के द्वारा क्या ये निर्धारित होते हैं, तो उसे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकंड है क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? द डिफरेंशिएटेड बाय द साइज ऑफ पेड्स। ये क्या होता है? जो पेड्स होते हैं उसके आकार के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द ग्रेड्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, तो एज द डिटरमाइंड बाय द डिस्टिंक्शनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेड्स, यानी अगर हम जो ग्रेड के अनुसार देखेंगे तो जो पेड्स होते हैं उसकी विशिष्टता और स्थायीपन द्वारा क्या है ये निर्धारित किए जाते हैं। तो कंटिन्यू हम इसको देखते हैं। पहला देखते हैं हम टाइप्स के अनुसार, जो हमारा अरेंजमेंट था उसके आधार पे हम देखेंगे। तो देखते हैं। तो बेस्ड ऑन सेफ एंड अरेंजमेंट ऑफ पेड एंड द एग्रीगेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स या 2 टाइप्स, यानी आकार और व्यवस्था के आधार पर पैड्स कितने पैड्स और समुच्चय के मोटे तौर पर 2 भागों में इसको क्या डिवाइड किया गया। पहले देख लेते हैं। एक हमारा सिंपल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरलेस, सरल संरचना या फिर संरचना रहित होती है। तो ये क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन दिस द नेचुरल क्लीवेज प्लेन्स आर एब्सेंट और डिस्टिंक्ट। द सिंपल स्ट्रक्चर आर द मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। तो ये क्या होता है? एक तो प्रकृति में विदलन और तल अनुपस्थित या फिर अस्पष्ट होते हैं, जिनको क्या हम सिंपल बेड्स कहते हैं। और ये मोस्टली सिंपल स्ट्रक्चर आर 2 टाइप्स, ये मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सिंपल स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं? तो पहला इसमें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल या फिर एकल ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होते हैं? इनके बारे में जान लेते हैं। द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली अनअटैच टू ईच अदर एज इन अकर्स इन सैंडी सॉइल, और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर मीन 2 पार्टिकल्स आर नॉट अटैच, यानी ये एक तरह जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोल सकते हैं। ये संरचना का मतलब है कि 2 कण आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के पूरी तरह अनासक्त होते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द लार्ज पार्टिकल्स, ये जो कण होते हैं इसके बड़े होते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द लार्ज पोर स्पेस नॉट स्टिकी नॉन कोहेरेंट इन द नेचर, और ये है क्या होता है? इसमें बड़ा सा मतलब होल होता है, छिद्र होता है, और ये क्या है? गैर चिपचिपाहट, इसमें चिपचिपाहट भी नहीं होती है और सुसंगत प्रकृति में भी क्या है ये नहीं होते हैं। कौन? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द फाउंड इन सैंड ड्यून, पोर्ट जोल सोइल, रिवर बैंक एंड कोस्टल एरिया। ये कहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं? ये रेत के टीलों, पोर्ट जोल मिट्टी और नदी के किनारे और तटीय क्षेत्रों में मोस्टली पाए जाते हैं। दूसरा हमारा मैसिव स्ट्रक्चर, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। तो मैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो मैसिव स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसका फैक्ट। तो पार्टिकल्स आर बाउंडेड इन द लार्ज कोहेसिव नॉन स्ट्रक्चर्स मास एज इन केस ऑफ सरफेस क्रस्ट और प्लाउ पेन एंड क्ले पेन, यानी कड़िए बड़े आसक्त होते हैं, सशक्त होते हैं, और ये गैर संरचनात्मक द्रव्य में बंधे होते हैं, जैसे कि सतह की परत, हल पेन बोले तो हार्ड पेन, और क्ले की। तो कंटिन्यू देखेंगे। द कोहेरेंट मास विथ हाई बल्क डेंसिटी अकर्स इन सॉइल क्रस्ट एंड पैडी सॉइल। तो जो मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये सुसंगत द्रव्यमान मिट्टी की पपड़ी परत पे होते हैं, और कहाँ पे? ये धान की मिट्टी में पाए जाते हैं, यानी पैडी सॉइल में पाए जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि सिंगल ग्रेन में काफ़ी बड़े थे। तो स्लोली एंटर या बटर इनटू द सॉइल, यानी जो मिट्टी को पानी में जो प्रवेश होता है वह क्या धीमा होता है। कंटिन्यू देखें। द स्टिकी एंड कोहेरेंट इन द नेचर, और ये प्रकृति में चिपचिपाहट और सुसंगत होते हैं। फाउंड इन द कम्पैक्ट क्ले सॉइल, ये क्या है? सघन चिकनी मिट्टी होती है, और किस में पाई जाती है? पैडी में भी पाई जाती है, और ओवरऑल ग्रासेस जो एरिया होती है घास वाले उसमें मोस्टली पाई जाती है। एक ही अदर टाइप भी है इसका। तो देखते हैं वेसिकुलर और हॉनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। इसे मैसिव और लोज एग्रीगेंट ऑफ द नोडल्स द फेरोजीनियस मास द सीन इन द लेटेराइट सॉइल, और ये मोस्टली जो हॉनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है ये किस में मिलता है? ये हमारा लेटेराइट सॉइल में मिलता है, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है? सिंगल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखेंगे। एक तरह आप देख लेंगे सिंगल ग्रेन इस तरह से ये होता है, ये इसका डायग्राम है, और ये हमारा मैसिव ये बड़े टुकड़ा होता है, ये इस तरह का बना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। टाइप का ये दूसरा भाग है।
कंपाउंड स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर सॉइल। तो इसको देखेंगे मिश्रित संरचना या फिर संरचित मिट्टी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारा। तो इसको कंटिन्यू देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर को। द मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप, यानी ये सबसे अधिकांश फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कौन सा? कंपाउंड स्ट्रक्चर। कंटिन्यू देखते हैं। द नेचुरल क्लीवेज प्लेन्स आर विजुअल और डिस्टिंक्ट विद नाकेड आइज, यानी अगर हम देखेंगे तो ये जो नेचुरल में, ये प्रकृति में दरारें वाला होता है और दरारों वाला मैदान होता है, प्लेन्स में दिखाई देता है, जहाँ पे क्या नग्न आँखों से इसको क्या देखा जा सकता है। कंटिन्यू देखते हैं। द डिस्क्राइब विद द रिलेटिव लेंथ ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सेस एंड शेप ऑफ द पेड्स। अगर हम देखेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजेंटल बोले तो क्षैतिज और वर्टिकल बोले तो ऊर्ध्वाधर अक्षों की सापेक्ष लंबाई और पेड़ों के आकार के साथ वर्णन किया गया है इसका। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो देर आर 4 प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, और ये मिट्टी की संरचना के 4 प्रमुख रूप हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं अब उनकी हम बात करेंगे वन बाई वन। तो पहला हमारा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो द एग्रीगेंट आर अरेंज इन द रिलेटिवली थिन हॉरिजेंटल प्लेट्स और लीफलेट। द हॉरिजेंटल एक्सेस आर द लार्जर देन द वर्टिकल। कहने के तात्पर्य ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वह होते हैं जो हॉरिजेंटल तो ज़्यादा विकसित होते हैं कंपेयर टू वर्टिकल। यानी किस तरह से क्या होता है, जो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये ज़्यादा विकसित होगा ऐसे हॉरिजेंटल में, लेकिन जो इस तरह से जो वर्टिकल होता है वह क्या कम डेवलपमेंट होता है इसमें। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से अगर देखेंगे तो व्हेन द यूनिट लेयर आर द थिक, जब जो यूनिट या लेयर की जो परत होती है मोटी होती है तो उसको हम प्लेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम प्लेटी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, तब उसको क्या कहेंगे हम प्लेटी। जब थिक होगी, मोटी होगी परत लेयर, और जब परत थिन पतली होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लेमिनर कहते हैं। व्हेन दे आर थिन दे आर कॉल्ड द लेमिनार। इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर के बारे में। और तो द प्लेटी स्ट्रक्चर इज मोस्ट द नोटिसेबल इन द सरफेस लेयर ऑफ द वर्जिन सॉइल एंड इट मे बी प्रेजेंट इन द सब सॉइल। अगर हम देखेंगे तो जो प्लेटी स्ट्रक्चर होता है जो मोस्टली कुंवारी मृदाओं में, जहाँ पे बोले तो वर्जिन सॉइल जो अनडिस्टर्ब सॉइल होती है, उसमें मोस्टली क्या है ये ध्यान देने होगा, और सबसे अधिक उसमें पाई जाती है। और जो हमारी क्या है सब सॉइल में भी क्या है ये उप मृदा में भी क्या है ये मौजूद हो सकती है। तो दोनों जगह हो सकती है। एक तो हमारा बोले तो जहाँ पे फॉरेस्ट होती है, या फिर जहाँ पे क्या है फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे क्या है कोई भी हलचल नहीं होती है, या तो फिर ये हमारी सब सरफेस में, या बोले तो बीज स्तर में पाई जाती है। कंटिन्यू देखते हैं। द सम टाइम कंपैक्शन ऑफ द क्ले सॉइल विथ हैवी द मशीनरी कैन द क्रिएट द प्लेट स्ट्रक्चर। अगर कभी कभार क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो कंपैक्शन ऑफ क्ले यानी जो चिकनी मिट्टी होती है वो कैसे बन जाती है विद द हैवी मशीनरी, यानी जो क्या होता है जो भारी मशीनरी के साथ क्या चिकनी मिट्टी का सघन समतल संरचना का निर्माण कर सकती है। क्योंकि जब निकालते हैं तो मिट्टी दब जाती है, जिससे क्या प्लेटी स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हो जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। द प्लेटी टाइप ऑफ्टन द इनहेरेंट फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल स्पेशली दोज लैंड डाउन बाई वाटर और आइस। अगर प्लेटी अक्सर मूल सामग्रियों से विरासत में मिलती है और विशेष रूप से पानी और बर्फ़ के द्वारा बिछाई गई सामग्रियों से। तो प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर एक बार साथियों हम देख लेते हैं एक बार विद डायग्राम। तो देखेंगे ये है हमारी प्लेटी और ये हमारी लेमिनार। तो देखो जो जो इस तरह से जो वर्टिकल जो कि जो हॉरिजेंटल जो हमारी मोटी है उसे हम प्लेटी कहते हैं, और जो वर्टिकल थोड़ा बड़ा है आप देखेंगे इसके कंपेयर में तो इसे हम क्या बोलेंगे लेमिनार बोलेंगे। जैसा कि हम लोग ये देखे थे प्लेटी और लेमिनार, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड कंपाउंड का भाग है प्रिज्म लाइक। तो प्रिज्म लाइक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो द वर्टिकल एक्सेस इज अ मोर, इसमें क्या जो वर्टिकल एक्सेस होता है, कहने का मतलब वर्टिकल मतलब इस तरह से आप देखेंगे खड़ा हुआ भाग, ये क्या ज़्यादा डेवलप होगा कंपेयर टू या फिर देन आप हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल से हॉरिजेंटल बोले तो क्षैतिज यानी इस तरह से, उसकी अपेक्षा क्या है ये इस तरह से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो गिविंग द पिलर लाइक, ये कैसा पिलर लाइक दिखाई देता है सेफ। तो वेरी इन द लेंथ फ्रॉम, यानी इसका जो लेंथ लंबाई होती है वो कैसी हो सकती है, ये 1 से 10 सेंटीमीटर हो सकती है। कॉमनली फाउंड इन सब सॉइल होराइजन, ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है सब सॉइल होराइजन पे पाई जाती है। और एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। और कहाँ पे हो सकती है जहाँ पे नाइट्रिक, यहाँ जहाँ पे सोडियम की मात्रा अधिक होती है। एंड
पुअरली ड्रेनेज सॉइल ऑफ ह्यूमिड रीजन, अगर एक तो मोस्टली क्या है, सब ह्यूमिड रीजन में कहाँ सब सॉइल होराइजन में कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड होगा, और जहाँ पे या तो फिर जहाँ पे पुअर ड्रेनेज यानी जल निकास अच्छा नहीं होगा तो कहाँ पे ह्यूमिड रीजन में, तो हैविंग द सॉइल टाइप्स ऑफ द क्ले, और जो पे क्या सॉइलिंग कर जाती है वहाँ पे क्या है ये मोस्टली पाई जाती है। कंटिन्यू देखें, ये भी दो प्रकार का होता है, तो देख लेते हैं। व्हेन द टॉप ऑफ पिलर आर द राउंडेड, जब पिलर जो होता है इस तरह से अगर हम देखेंगे तो पिलर जो इस तरह से खड़ा होगा पिलर लाइक, उसे हम क्या कहेंगे, जो राउंड होगा ऊपर से क्या होगा राउंडेड होगा, तो द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉलमनार, और इसको हम क्या कॉलमनार कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं ऊपर से क्या राउंडेड है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कॉलमनार। जब शीर्ष के जब स्तंभ के शीर्ष गोलाकार होते हैं, जैसे कि तो भी संरचना क्या कहलाते हैं स्तंभाकार कहलाते हैं, है ना। और सेकंड देख लेते हैं, व्हेन द पिलर टॉप आर द फ्लैट, ये देख रहे हैं ऊपर से क्या फ्लैट है या बराबर है प्लेन है, ऊपर से देखेंगे लेवल्स आर क्लियर कट, और इसमें देखो कट भी दिखाई देते हैं हमको, तो इसको क्या कहेंगे हम प्रिज्मेटिक कहेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वाले को कोलमनार कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे हम प्रिज्मेटिक कहेंगे। और बिट डायग्राम देख लेते हैं, देख लीजिए आप लोग डायग्राम, ये इसका डायग्राम है। कंटिन्यू देखते हैं हम थर्ड कंपाउंड का, थर्ड देख लेते हैं, तो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है इसको देखते हैं कंटिन्यू विथ फैक्ट के साथ। तो इन दिस स्ट्रक्चर टाइप्स ऑल द थ्री डायमेंशन आर अबाउट द सेम साइज, यानी जो इसके जो तीनों डायमेंशनल होते हैं वह क्या होते हैं सेम साइज के होते हैं। द ब्लॉकी पेड्स आर इरेगुलर रफली कट लाइक विथ राउंडेड फेस, ये कैसे हो सकते हैं, ये आमतौर पर अनियमित होते हैं, मोटे तौर पर घने जैसे होते हैं, मतलब क्यूब होते हैं, मतलब घन जैसे होते हैं, और जिनके चेहरे क्या होते हैं रेगुलर या बोले तो राउंडेड शेप होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इनका व्यास होते हैं रेंज फ्रॉम 5 से 50 mm इनका क्या व्यास होता है अक्रॉस। द एग्रीगेंट हैव बीन द रिड्यूस टू ब्लॉक, और इस तरह से ये समुच्चकों को ब्लॉक में क्या है ये बदल देते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, ये भी क्या दो प्रकार के होते हैं, कौन ब्लॉक की, सारे के सारे दो प्रकार के हैं, जितने चारों हैं चारों। तो एक देख लेते हैं एंगुलर ब्लॉकी और सब एंगुलर ब्लॉकी क्या होता है। तो व्हेन द फेस आर द फ्लेटेड फ्लैट्स एंड डिस्टिंक्ट एंड द इड्ज आर शार्प एंगुलर, द स्ट्रक्चर इज नेम एज द एंगुलर ब्लॉकी, यानी जिसका जो फेस होता है जब सपाट होता है और स्पष्ट दिखाई देता है, और किनारे कैसे होते हैं तीव्र कोणीय होते हैं, उस ऐसी संरचना को हम कोणीय ब्लॉकी के नाम से जानते हैं, या एंगुलर ब्लॉकी को नाम दिया गया, हम इसको जानते हैं। अब सब एंगुलर ब्लॉकी के नाम से देखते हैं। विद द सेफ एंड एजेड आर द मेनली राउंडेड, जब ये दोनों फलक क्या होते हैं गोल और किनारे राउंडेड हों, तो ऐसी संरचना को हम सब एंगुलर ब्लॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब एंगुलर ब्लॉकी हम कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू और विथ इसके फैक्ट देख लेते हैं, तो इसको हम बिट डायग्राम के साथ देख लेते हैं। आप देख लेंगे ये हमारा एंगुलर ब्लॉकी है और ये हमारा सब एंगुलर ब्लॉकी है। इसमें आप देख लेते हैं जो ये क्या है राउंडेड भी होते हैं, और ये क्या है थोड़ा कोणीय आकार के होते हैं। अब देख लेंगे इसको, ये एंगुलर ब्लॉकी और ये क्या है सब एंगुलर ब्लॉकी है। थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो दीज टाइप्स आर यूजुअली फाउंड इन द बी संस्तर में, ये मोस्टली किस संस्तर में पाए जाते हैं, ये हमारे बी संस्तर में पाए जाते हैं, या फिर हम सब सॉइल होराइजन में भी क्या है पाए जाते हैं। तो व्हेन दे आर वेयर दे प्रमोट द गुड ड्रेनेज एरिएशन एंड रूट पेनिट्रेशन, और ये मोस्टली क्या जल निकास की अच्छी वातावरण जड़ और प्रवेश को क्या है बढ़ावा देते हैं। कौन से स्ट्रक्चर, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। कंटिन्यू देखते हैं इनका, आप विद डायग्राम के साथ देख सकते हैं यहाँ पे। कंटिन्यू देखते हैं हम, चौथा हमारा स्ट्रक्चर है ये, आप ध्यान रखेंगे कौन सा ये चौथा, बोले तो ये हमारा सी, ये क्या नाम है डी है ये वाला डी। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे ये हमारा डी स्ट्रक्चर, डी, और ये क्या है स्पेरोडल या फिर स्पेयर लाइक या गोलाकार होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम के दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कंटिन्यू देखेंगे, तो ऑल एक्सेस आर डेवलप इक्वली, यानी जो सभी जो इसके अच्छे होते हैं वह क्या होते हैं बराबर होते हैं। विद द सेम लेंथ, लंबाई के अनुसार देखेंगे, कर्व के अनुसार देखेंगे, रेगुलर शेप देखेंगे, ये सभी क्या बराबर होते हैं और सभी रूप समान रूप से क्या है डेवलप होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको।
कंटिन्यू देखेंगे, द ग्रेनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर्स आर फीचर्स ऑफ द मैनी सरफेस सॉइल। यानी जो दानेदार और जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है ये हमारा सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है जो कि सरफेस पे मोस्टली पाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम आगे भी देखेंगे भी, कि अगर हम सभी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पर्पज से अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो कौन सा हमारा गोलाकार, और गोलाकार के अंतर्गत सबसे अच्छा कौन सा हमारा क्रम्बी स्ट्रक्चर है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं फैक्ट इसके। द स्मॉल राउंडेड पेड्स विद द रेगुलर फेस एंड आर यूजली द सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर इन ए लूजली पैकेट अरेंजमेंट। यानी अगर हम देखेंगे तो स्मॉल राउंड पेड्स होते हैं और विद विथ अनियमित, बोले तो इरेगुलर मतलब अनियमित फेसेस वाले होते हैं। और ये मोस्टली क्या है, एक ढीली तरह एक दूसरे से अलग होते हैं, जो कि है एक ढीली सी संरचना होती है उससे। तो कंटिन्यू आगे देखते हैं। तो नॉन द एग्जिस्टिंग एन इंच इन डायमीटर, यानी ये अगर हम देखेंगे एच 1 इंच से क्या है अधिक बड़े नहीं होते हैं। तो दीज राउंडेड द कम्प्लेक्स यूजली द लूजली अरेंज एंड द रिडली सेपरेट। और ये गोलाकार परसर आमतौर पर सतही रूप से व्यवस्थित होते हैं, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं सेपरेटली ईजिली। तो क्या है, इस आसानी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, वैन द वेटेड, अगर ये नम होते तब क्या होता है, द इंटरवेनिंग द स्पेस जनरली आर नॉट द क्लोज। यानी क्या होता है, ये आमतौर पर क्या है, बंद नहीं होते हैं बाई द सॉइलिंग, क्योंकि सॉइलिंग के द्वारा। एंड इन द केस विद द ब्लॉकी स्ट्रक्चरल कंडीशन, और खासकर जब जब अनुरुद्ध जो कि हमारे क्या है, जो संरचनात्मक स्थिति के मामले में खासकर हम देखते हैं। कंटिन्यू देखते हैं जो जरूरी फैक्ट है इसका। तो देयरफॉर, इसीलिए इन स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर द इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड एडिशन आर नॉट द अफेक्टेड बाई वेटिंग ऑफ द सॉइल। और इसी के कारण क्या होता है, जो गोला जैसी संरचना होती है ये हमारा इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन या एडिशन के द्वारा प्रभावित क्या है, नहीं होती है। अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी हमारा क्या, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो देखते हैं कौन कौन सा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो एक तो हमारा ग्रेनुलर होता है, दूसरा हमारा क्रम्बी होता है। तो देख लेते हैं। द एग्रीगेट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर यूजली द टर्म एज द ग्रेनुलर। इसको किस नाम से जानते हैं हम, ग्रेनुलर। तो इसमें क्या होता है, तो विच आर द रिलेटिवली द लेस पोरस ड्यू टू द लो ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या होता है, जो पोर स्पेस होता है वह कम होता है, और साथ में क्या है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कम पाया जाता है। फुल स्टॉप। कंटिन्यू देखेंगे, द यूजली द ग्रेनुलर पेड्स आर द लेस देन 1 सेंटीमीटर। और इनका जो आकार होता है वह 1 सेंटीमीटर से कम होता है। विच क्रम्ब पेड्स आर लेस देन 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जबकि जो क्रम्ब होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, वह उसका आकार होता है 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 5 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। तो आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। व्हेन द ग्रेनुलस आर वेरी पोरस, अगर जब जो कण होते हैं वह जब दानेदार यानी अधिक पोरस क्षेत्रपूर्ण होते हैं, तो ऐसी टर्म को हम किस नाम से जानते हैं, क्रम्बी स्ट्रक्चर कहते हैं। जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखिए। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका, और कई बार ये वेरियस एग्जाम, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फैक्ट देखते हैं। द डायमीटर टाइपिकली रेंज फ्रॉम 1 से 10 mm के बीच में क्या है, पाया जाता है इसका। कंटिन्यू देखें ना, ग्रेनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनी सरफेस सॉइल। इस संस्था पार्टिकुलरली दोज हाई इन द ऑर्गेनिक मैटर। क्यों, इसमें क्या है, ये जरूरी क्यों होता है हमारी सॉइल के लिए, तो इसमें क्या है, हाई ऑर्गेनिक मैटर क्या है, पाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। दे आर प्रोमिनेंट इन द ग्रासलैंड सॉइल। और ये मोस्टली किस में मोस्टली पाया जाता है, ये ग्रासलैंड सॉइल में पाया था। एंड द सॉइल दैट हैव बीन द वर्क बाय द अर्थवर्म। और ये मोस्टली क्या है, केचुओ जो होता है उसके द्वारा तैयार की गई मिट्टी में क्या प्रमुखता से ये पाए जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें ग्रेनुलर ये वाला होता है, और क्रम्बी हमारा इस तरह से ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। आप ध्यान रखेंगे इसको। इसमें क्या है, अधिक पोर होते हैं, और इस वाले में कम पोर होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, टाइप के अनुसार हम पूरा देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्लासेस के अनुसार। क्लासेस के अनुसार इसको 5 भागों में बांटा गया, तो इसकी बातें हम बात करेंगे। तो देखेंगे
तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल पेड्स द प्राइमरी पार्टिकल्स स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट टू बी 5 ग्रुप्स। और ये इसके कितने भागों में बांटा गया, ये 5 ग्रुपों में क्या है इसको बांटा गया है। आप इसको ध्यान रखेंगे, सब क्लास में बांटा गया 5। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो इधर है हमारा नंबर साइज और क्लास, और ये हमारा ग्रेनुलर एमएम में प्लेटी है, ये ब्लॉकी और ये प्रिज्मेटिक है, और या कोलुमनार। तो हम एक एक की बात करते हैं। तो इसको 5 सब क्लास कौन कौन से हैं। तो अगर इसको हम देखेंगे तो पहला हमारा वेरी फाइन या फिर वेरी थिन होता है। तो जो ग्रेनुलर होता है उसका जो साइज होता है वह कितना होता है, ग्रेनुलर का जो साइज होता है वह होता है 0 <1 mm की बात हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए किस में, mm में है। जबकि जो प्लेट ही होता है वो हमारा <1 होता है, और ब्लॉक ही हमारा कितना होता है <5 mm होता है। जबकि जो प्रिज्मेटिक होता है इसका आकार के सबसे अधिक होता है, और ये हमारा <10 mm होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर आता हमारा फाइन या फिर थिन क्लासेस। तो इसका जो साइज होता है वह ग्रेनुलर देखेंगे तो इसमें 1 से 2 mm होता है। इसका भी प्लेटी का भी 1 से 2 mm होता है, ब्लॉकी का 5 से 10 mm होता है, और जबकि प्रिज्मेटिक का सबसे ज़्यादा कितना होता है 10 से 20 mm होता है। तो कंटिन्यू देखेंगे मीडियम क्लासेस में अगर देखेंगे तो इसका 2 से 5 mm होता है ग्रेनुलर का, प्लेटी का भी 205, और जो ब्लॉकी होता है इसका 120 होता है, और जबकि प्रिज्मेटिक का सबसे अधिक होगा यहाँ पे। तो ये कितना होगा हमारा 20 से 50 mm होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कोर्स या फिर थिक, मोटा। तो इसको देखेंगे 5 से 10 mm होता है ग्रेनुलर, जबकि प्लेट ही हमारा 5 से 10 होता है, और ब्लॉक ही हमारा 20 से 50 होता है, और प्रिज्मेटिक सबसे ज़्यादा हो कितना होता है 50 से 100 mm होता है। हाईएस्ट देखते हैं हमारा वेरी कोर्स और वेरी थिक होती है। तो ये हमारा मोर देन 10 mm होता है। ग्रेनुलर कितना होता है, ग्रेनुलर कितना होता है मोर देन 10 होता है। प्लेट ही होता है हमारा मोर देन 10, ए भी होता है। ब्लॉक कितना होता है मोर देन 50, और सबसे अधिक होता है हमारा प्रिज्मेटिक कोलुमनार। तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे हम आगे ग्रेड्स की बात करेंगे। तो जो ग्रेड जो कि हमारा जो सोल स्ट्रक्चर है क्लासिफिकेशन का थर्ड प्रकार है। तो इसको देखेंगे, इसके फैक्ट देखेंगे। तो इट इज़ द क्वालिटेटिव मीन्स, इसको आप ध्यान रखेंगे ये कैसा है क्वालिटेटिव मीन्स मेजर्स करते हैं ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं ये गुणात्मक बेसिस पे देखते हैं इसको। कंटिन्यू देखते हैं द ग्रेड डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पेड्स। यानी जो ग्रेड्स टाइप्स अगर हम देखेंगे तो इसकी जो विशिष्टता और स्थायीपन की इसमें डिग्री को क्या करता है ये निर्धारित करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेंट रेफर्स टू देयर द रेस्टेंट ऑफ द डिस्टर्ब्स बाई द इम्पैक्ट्स ऑफ रेन ड्रॉप्स। अगर हम समुच्चय की स्थिरता को अगर देखें तो वर्षा की बूंदों से प्रभावित या फिर जल निगम या फिर क्या है अंडर द सबमर्ज कंडीशन, बोले तो जलमग्न स्थिति में क्या है ये उसके प्रतिरोध क्या है पैदा करती है कौन, स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेंट। ध्यान रखिएगा जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है रेसिस्टेंट टू डिस्टर्ब, यानी उसको प्रतिरोध को क्या पैदा करती है कौन। जैसे कोई भी जैसे रैन है तो जो बूंद है वो क्या है नीचे गिरी तो उसके रेस्टेंट में कितना जो समुच्चय में रेस्टेंट पावर है उससे इसका मतलब है एग्रीगेंट का। तो कंटिन्यू देखेंगे इट इज इन्फ्लुएंस बाई मॉइस्चर कंटेंट। ये किससे प्रभावित होती है, ये नमी से प्रभावित होती है, उसकी मात्रा से प्रभावित होती है, टाइप्स ऑफ क्ले से प्रभावित होती है, नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन कैटायन से, एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट से क्या है प्रभावित होती है ये। कंटिन्यू देखते हैं द ग्रेड्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेस गिवन एज द बिलो। यानी ग्रेड को देखेंगे तो ये 4 सब क्लासेस इसके हैं। किसके हैं 4 सब क्लासेस किसके हैं ग्रेड के। आप इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से एक एक की हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर लेस, यानी हम ड्यूरेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी के आधार पे देख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहला इसका स्ट्रक्चर लेस देखेंगे तो देयर आर नो विजुअल पेड्स और द एग्रीगेंट, इसमें कोई भी दृश्यमान पैड या फिर समुच्चय हमारा दिखाई नहीं देता है। कंटिन्यू देखते हैं दूसरा हमारा बीक्स, यानी कमजोर होगा लेकिन
कमज़ोर होगा। तो देखेंगे द पुअरली फॉर्म, द नॉन ड्यूरेबल, डिस्टिंक्ट पेड्स एंड ब्रेक इनटू द मिक्सचर ऑफ ए फ्यू इंटायर एंड मैनी द ब्रोकन पेड्स एंड मच द अनएग्रीगेटेड मटेरियल्स। देखेंगे वीक्स मतलब कमज़ोर होता है ये नॉन ड्यूरेबल यानी खराब गठित होता है, गैर टिकाऊ होता है, डिस्टिंक्ट पेड अस्पष्ट होता है, एंड ब्रेकिंग इन मिक्सचर और ये कई टुकड़ों में क्या है टूटा हुआ होता है, द फ्यू इंटायर एंड द मैनी ब्रोकन ये बहुत ही अधिक क्या असंगठित सामग्री से मिश्रण में क्या है ये टूटा हुआ होता है ब्रिक्स। उसके बाद देखते हैं मॉडरेट। तो मॉडरेट को देखते हैं तो या फिर मध्यम, तो इसमें देखते हैं तो मॉडरेटली वेल द डेवलप ये मध्यम रूप से डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है। पेड्स विच आर द फेयरली ड्यूरेबल एंड द डिस्टिंक्ट होता है और ये अच्छी तरह से काफ़ी टिकाऊ और विशिष्ट होते हैं। कंट्री देखते हैं स्ट्रॉन्ग जो कि क्या है सबसे अधिक क्या है ये सबसे अच्छे तरह से विकसित होते हैं पेड्स। तो इसमें देखो वेरी वेल फार्म द पेड्स ये बहुत ही अच्छी तरह से गठित होते हैं और विच आर द क्यूट ड्यूरेबल एंड डिस्टिंक्ट और ये काफ़ी टिकाऊ और विशिष्ट होते हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे इसके महत्व के बारे में सॉइल स्ट्रक्चर के। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर तो इसको हम कंटिन्यू देख लेते हैं या मृदा संरचना का क्या है महत्व। तो देख लेते हैं द सॉइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स विच द वाटर सप्लाई, एरिएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हीट, रूट पेनिट्रेशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर हम देखें वैसे लगभग सभी जो पौधे होते हैं वे विकास कारकों को प्रभावित करती कौन मृदा संरचना ध्यान रखें। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी जैसे वाटर सप्लाई हो गया, एरिएशन मतलब वातन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट प्लांट का पोषक तत्व की उपलब्धता हो गई, हीट हो गई, उसके रूट पेनिट्रेशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी ये सभी क्या है प्रभावित करती कौन मिट्टी की संरचना। कंटिन्यू देखेंगे द स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन डिक्रीज द डिटैचबिलिटी। अगर जो मजबूत जो एकीकरण अगर होगा एग्रीगेशन तो उससे क्या होगा तो डिक्रीज द डिटैचबिलिटी यानी जो डिटैचबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स बाय द वाटर और बैंड एंड दस द रिड्यूस द रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो इसमें क्या होता है जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं भाई पृथक्करण नहीं हो पाते हैं किसके द्वारा, ना ही पृथक्करण हो पाते हैं और ना ही एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं किसके द्वारा, जो अपवाह होता है हमारा मिट्टी और पानी के द्वारा होता है। और इसीलिए इसमें रिड्यूस रन ऑफ इसमें अपवाहन भी कम होगा, अपवाह भी और मिट्टी का कटाव भी कम होगा क्योंकि वह क्या स्ट्रॉन्ग एग्रीगेंट के द्वारा ये बने होते हैं। कंटिन्यू देखते हैं द सॉइल टेन टू पडल अंडर द कंडीशन ऑफ द लेस स्टेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेशन। अगर हम देखेंगे तो अगर एग्रीगेंट अगर कम मजबूत है तो ये कहाँ पे क्या है इसमें जमाव की स्थिति में होता है किसमें, और खासकर जो पैडी फील्ड होती है उसके अंतर्गत या फिर जो पडल सॉइल होती है उसके अंतर्गत। कंटिन्यू देखते हैं द सॉइल स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी की संरचना होती है मिट्टी के वर्गीकरण के लिए क्या होती है उपयोगी होती है। ये क्या है मृदा संरचना का क्या वर्गीकरण महत्व के अंतर्गत आता है। कंटिन्यू देखते हैं इट इज़ अफेक्टेड बाई द टिलेज। ये टिलेज के द्वारा अफेक्टेड होती है। कल्टीवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा होती है। मैन्योर एंड लाइम्स एंड जिप्सम और टिलेज के द्वारा ये क्या होती है ये हमारा प्रभावित होती है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर फेवरेबल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर द स्फेरिकल स्पोरेडल टाइप्स क्रम्बी ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल सबसे अच्छा अगर स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर द कृषि की दृष्टि से तो सबसे जो अच्छा स्ट्रक्चर वह हमारा स्फेरिकल गोलाकार के अंतर्गत आता है वो भी कौन सा हमारा क्रम्बी स्ट्रक्चर आता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं द सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज अंडर द डिफरेंस मैनेजमेंट। यानी जो स्ट्रक्चर है उसको किन किन विधाओं से या किन किन मैनेजमेंट प्रैक्टिस से चेंज कर सकते हैं या हो जाता है और उससे देखते हैं। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नेमली द प्लाउजिंग यानी जुताई के द्वारा, ड्रेनिंग बोले तो जल निकास के द्वारा, फर्टिलाइजिंग बोले तो उसमें जो उर्वरक डालते हैं उसके द्वारा और मैन्योरिंग के द्वारा। इसको क्या है कुछ हद तक क्या बदला जा सकता है। कंटिन्यू देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आल्सो इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। अगर हम किसी भी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है इम्प्रूव होता है या फिर सुधर जाता है। कंटिन्यू देखते हैं द ग्रेसेस आर मोस्ट इफेक्टिव
इज प्रोमोटिंग द ग्रेनुलेशन एज वेल एज द सॉइल एग्रीगेशन। अगर हम देखें जो घासदार जो होती है घास होती है वह सबसे अधिक इफेक्ट करती है किसको और उसको बढ़ावा देती है किसको, ग्रेनुलेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेंट को, या फिर हम तो हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वह काफ़ी मजबूत बनता है। कंटिन्यू देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे या मृदा संरक्षण का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी देख लेंगे। तो द सॉइल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एम टू द इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर विच आर द मेजर चेंजेस इन द कल्टिवेटेड लैंड। जैसा कि हम बात कर चुके हैं इसके रखरखाव कैसे करते हैं और भूमि की चुनौतियां कैसी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जनरल द प्रिंसिपल द रिलेवेंट टू द स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, और उसके कुछ प्रबंध के सामान्य सिद्धांत इस प्रकार है। तो पहला क्या है देख लेते हैं। पहला है टिलिंग सॉइल एट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन टू इंश्योर द लीस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर एग्रीगेंट। अगर हम देखेंगे कि कोई भी जब भी जैसे भी जुताई अगर हम करेंगे तो ओट आने पर ही करेंगे, ऑप्टिमम जब मॉइस्चर होगी तभी हम करेंगे। और हम बोल सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी पे मोस्टली क्या है टिलेज करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर होता है कम से कम क्या है उसमें नुकसान होगा, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द सुटेबल टिलेज लाइक द जीरो टिलेज एंड मिनिमम टिलेज। अगर हम देखेंगे जो इसको क्या अडॉप्ट करना चाहिए किसको, मोस्टली जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज से। इससे क्या होता है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वह क्या बिगड़ता नहीं है और इससे क्या इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो एडिक्वेट एरिएशन में हो जाता है। और द रिड्यूस द लॉसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इससे क्या ऑर्गेनिक मैटर का भी लॉस कम होता है। थ्रू द ऑक्सीडेशन इरोजन ड्यू टू द मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ एग्रीगेंट स्टेबिलिटी द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसके द्वारा फिर क्या होगा हमारा जो हमारा एग्रीगेंट होता है वह भी क्या है मजबूत हो जाएगा या फिर कम क्या होगा ये डिस्टर्बेंस होगा इसमें। कंटिन्यू देखेंगे। द कवरिंग सॉइल सरफेस विद द ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा हम क्या है ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा ऊपरी जो सतह होती है उसको कवर कर देते हैं, तो किसका काम करता है ऑर्गेनिक मैटर, एक तो हमारा प्रोटेक्ट द मल्च का काम करता है और प्रोटेक्ट द मिटिगेट द वीटिंग एक्शन ऑफ द रेन ड्रॉप, यानी रेन ड्रॉप के डायरेक्ट इफेक्ट को क्या है कम करता है और क्या रोक देता है एंड चेक द बीड इमरजेंस। और जो खरपतवार जो उगते हैं उनको भी क्या रोक देता है एंड ऐड द ऑर्गेनिक टू सॉइल। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको भी क्या है सॉइल में बढ़ा देता है, कोई भी जब भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं तब। कंटिन्यू देखते हैं। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू एंड एनिमल मैन्योर। अगर हम किसी भी मिट्टी में ऊपरी सतह पे अगर फसल के अवशेषों को या पशु खाद को हम मिलाते हैं तो क्या होता है इनटू द सॉइल में मिलाते हैं तो बीच अपॉन द डिकम्पोजिशन, और भाई क्या होता है सड़ा हो जाता है, वुड द स्टेबलाइज द सॉइल एग्रीगेंट, और जिससे कि मिट्टी के समुच्चय को स्थिर कर देगा और जिससे क्या होगा जो स्ट्रक्चर होगा वह भी क्या हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कंटिन्यू देखेंगे। द सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम द एप्लीकेशन ऑफ द फास्फोटिक फर्टिलाइजर। अगर हम देखेंगे एक तो हम उपयुक्त फसल प्रणाली अपनाएंगे और दूसरा मोस्टली क्या एप्लीकेशन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर अपनाएंगे, और क्या होगा द इंक्लूजन ऑफ द ग्रासेस एंड शॉर्ट क्रॉप। और इसमें हम क्या क्या करेंगे जो क्या नाम इसी क्रम में क्या है घास और सोड वाली फसलों को क्या शामिल करेंगे, जिससे क्या कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो क्या है इन्हेंस कर जाता है, वृद्धि कर जाता है और फेवर फॉर द स्टेबल एग्रीगेंट, और जो एकीकरण को क्या है बढ़ावा मिलता है किसके जो हमारा सॉइल एग्रीगेंट होता है उसके लिए। कंटिन्यू देखें। द एडोप्टेड टू लेग्यूम इन द क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन में क्या क्या है लेग्यूम क्रॉप को मोस्टली क्या अडॉप्ट करना चाहिए क्रॉप रोटेशन में, और साथ में क्या एप्लीकेशन करना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर को मोस्टली क्या है इस फसल चक्र में उगाना चाहिए। ये क्या फास्फेटिक फर्टिलाइजर को क्या डालना चाहिए कब किसको उगाएंगे तो हम लेग्यूम क्रॉप को, जिससे क्या जो इक्विपमेंट जो हमारा जो सोइल स्ट्रक्चर है वह क्या इम्प्रूव होता है। कंटिन्यू देखेंगे। द ग्रीन मैन्योरिंग एंड द कवर क्रॉप्स आर गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम हरी खाद लगाते हैं और कवर क्रॉप लगाते हैं तो ये हमारा अच्छा स्रोत होता है किसका था ऑर्गेनिक मैटर का। कंटिन्यू देखते हैं। द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक अमेंडमेंट और सोइल कंडीशन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम देखेंगे एक तरह से दोनों चीज़ें मिला के लगाते हैं क्या क्या इंटीग्रेटेड रूप से, तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर को भी डालते हैं या फिर अमेंडमेंट, और साथ साथ में हम जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको भी हम क्या डालते हैं इसमें। कंटिन्यू देखेंगे इसको।
फैक्टर अफेक्टिंग फार्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, यानी वह कौन कौन से कारक हैं जो सॉइल फार्मेशन को और द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर या को बोल सकते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देख लेते हैं जो कि हमारे जरूरी हैं। तो इसमें देख लेते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर इन अरेबल सॉइल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अगर हम देखेंगे तो कृषि की संरचना होती है वह निम्नलिखित विकास कारकों पर क्या निर्भर करती है। तो कौन कौन से, पहला हमारा क्लाइमेट, बोले तो जलवायु, ये वाला जलवायु देखेंगे। तो इन एरिड रीजन्स देयर इज़ अ वेरी लिटिल एग्रीगेट। अगर हम शुष्क क्षेत्रों में देखेंगे तो जो प्राइमरी पार्टिकल्स के जो एग्रीगेंट्स बनते हैं वह बहुत ही कम बनते हैं। कंटिन्यू देखेंगे इन सेमी एरिड रीजन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन द ग्रेटर। और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है तो एग्रीगेंट्स जो बनते हैं उनकी मात्रा क्या है, थोड़ी अधिक हो जाती है। दूसरा फैक्टर देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका फैक्टर जानते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सैंडी सॉइल। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर हम इसको सैंडी सॉइल में डालते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या इम्प्रूव होता है एज वेल एज ऑफ द क्ले सॉइल की अपेक्षा। कंटिन्यू देखते हैं इन केस ऑफ सैंडी सॉइल द स्टिकी एंड स्लिमी मटेरियल प्रोड्यूस बाई डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम इन केस ऑफ और सैंडी सॉइल में अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं तो क्या है, वह चिपचिपाहट पैदा करता है और स्लिमिंग पैदा करता है। कब, जब डिकम्पोज होता है क्या, ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तब। एंड द एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीमेंटेड। तो जो उससे संबंधित जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सीमेंटेड और सैंड पार्टिकल को जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन, जो स्लिम और स्टिकिंग जो भी मटेरियल निकलता है उससे फ्रॉम फॉर्म ऑफ एग्रीगेंट्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। कंटिन्यू देखते हैं इन केस ऑफ क्ले सॉइल इट मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले बाई द रिड्यूसिंग इट्स द कोहेसिवनेस। इन केस ऑफ अगर हम किसी भी क्ले सॉइल में अगर हम डालते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तो होता क्या है उसमें, तो कोहेसिवनेस को क्या है वो घटा देता है। कौन, ऑर्गेनिक मैटर। तो दिस हेल्प मेकिंग द क्ले मोर द क्रम्बी। और इसी तरह से मिट्टी को अधिक भुरभुरा बनाने में क्या ये मदद करती है। कौन सी क्ले सॉइल को, कौन, ऑर्गेनिक मैटर। जबकि क्ले में क्या है ये चिपचिपाहट का काम करता है, स्टिकीनेस का काम करता है। कंटिन्यू देखेंगे टीलेज ऑपरेशन। तो टीलेज को देखेंगे तो फॉर द ऑब्टेनिंग गुड स्ट्रक्चर ऑल द टीलेज ऑपरेशन शुड बी डन एट द फील्ड कैपेसिटी लेवल द मॉइस्चर। अगर हम देखेंगे जब कभी भी अगर हम ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी सॉइल होती है उसमें हम फील्ड कैपेसिटी पे अगर हम जुताई कर देते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ढेले होते हैं वे क्या है कम क्या है बनते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर क्या इम्प्रूव होता है। तो और कंटिन्यू देखेंगे द कल्टिवेशन इम्प्लीमेंट्स द ब्रेक डाउन द लार्ज कॉलर इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड द एग्रीगेंट। अगर खेती के बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े और समुच्चय में क्या तोड़ देते हैं। कंटिन्यू देखते हैं फॉर द ऑब्टेनिंग गुड ग्रेनुलर एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल इज नेसेसरी। और ये अच्छी दानेदार और भुरभुरी संरचना प्राप्त करने के लिए मिट्टी में इष्टतम नमी का होना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब ओट आए तभी क्या करें, हम जुताई करें, जिससे क्या ढेले भी ज़्यादा नहीं बनेंगे और मृदा संरचना भी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वह भी क्या है नहीं बिगड़ेगी। कंटिन्यू देखें इन द मॉइस्चर कंटेंट इज टू हाई। अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत अधिक है तो इट विल फॉर्म द लार्ज क्लोट्स ऑन द ड्राइंग। और ये सूखने पर क्या बना लेते हैं, बड़े ढेले का निर्माण करते हैं। कंटिन्यू देखते हैं इट इज टू लो सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीगेंट विल बी ब्रोकन द डाउन। यदि बहुत कम है तो मौजूदा जो समुच्चय होता है वह टूट जाएगा। क्या कम है, यहाँ पे मॉइस्चर की बात हो रही है, आप ध्यान रखेंगे। किसकी बात हो रही है, मॉइस्चर की, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वह हमारा प्लांट रूट्स एंड रेजिड्यू है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो द विगरस रूट्स क्रॉप हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। और खासकर जो जड़ वाली फसलें होती हैं, मोस्टली कौन सी, जो फलियों वाली फसल या जो लेग्यूम क्रॉप्स दलहनी वाली होती है, वह इसको क्या सॉइल स्ट्रक्चर को निर्माण करने में क्या मदद करती हैं।
कंटिन्यू देखते हैं, द एक्सक्रीशन ऑफ द जिलेटिनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द इज्यूगेट फ्रॉम द रूट सर्व एज अ सीमेंटिक एजेंट फॉर द एग्रीगेशन। अगर हम देखेंगे तो जो जड़ों से क्या है, जो जिलेटिनियस कार्बनिक यौगिक निकलता है, जिससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वह इसका उत्सर्जन करती हैं, और जो सीमेंटिक एक तरह से क्या है, सीमेंटिक एजेंट का काम करती हैं, जिससे कि हमारा एग्रीगेंट क्या है बन जाता है, या सॉइल स्ट्रक्चर क्या हमारा इम्प्रूव होता है। कंटिन्यू देखेंगे, द रूट हेयर मेक द सॉइल पार्टिकल्स टू क्लिंग द टूगेदर। यानी जो रूट हेयर होते हैं, जो जड़ के जो बाल, अगर हम देखेंगे तो किसी भी जड़ को उखाड़ के तो जो हमको हेयर नूम दिखाई देते हैं तो उसको रूट हेयर यानी बाल कहते हैं जड़ के। तो ये क्या है, मिट्टी को कड़ में चिपकने का कारण बनाते हैं, उससे वो मिट्टी क्या है वो पकड़े रखते हैं। इसीलिए क्या है कहा जाता है कि जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा या इस तरह से आ रही तो वहाँ पे क्या वन लगा दो या फिर पेड़ लगा दो, जिससे क्या है वो मिट्टी को बांधे रखते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, द प्रेशर द एग्जिस्टेड बाई द रूट्स आल्सो हेल्ड द पार्टिकल टुगेदर। और जड़ों द्वारा जो डाला गया जो दबाव होता है वो भी कड़ों को एक साथ क्या बांधे रखता है। इसी के कारण कहा जाता है, जिससे क्या है जहाँ पे वन होते हैं वहाँ पे इरोजन कम होता है। कंटिन्यू देखते हैं, द प्लांट रेजिड्यूज सर्व एज ए फूड टू माइक्रोब्स विच आर द प्राइम एजेंट्स ऑफ द एग्रीगेंट बिल्डर्स। यानी पौधे के अवशेष रोगाणुओं के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं, जो समुच्चय निर्माण के लिए एक प्रमुख एजेंट है, या जो इसको क्या है मदद करते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, वेजिटेशन या वनस्पति के प्रकार, ये भी फैक्टर कैसे प्रभावित या फिर इसको बनने में फ़ायदा करते हैं, तो इसको देखते हैं। तो जो ग्रास लैंड वाली यानी जो घास वाली होती है भूमि, और जो हमारी फॉरेस्ट वाली भूमि होती है, उससे क्या है हमारा हाई स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेंट बनता है। मोस्टली क्या स्थिरता आती है किसमें, सॉइल स्ट्रक्चर में। कंटिन्यू देखें, द ग्रासेस एंड लेग्यूम इम्प्रूव द एग्रीगेशन। जहाँ पे ग्रास और लेग्यूम दोनों क्या करते हैं, अगर किसी फसल में किसी भूमि में लगाई जाती है तो इसको क्या इम्प्रूव कर देते हैं, किसको, एग्रीगेशन ऑफ द सॉइल कंपेयर टू द विथ क्रॉप लाइक द कॉर्न। और उसको अगर हम देखेंगे जैसे घास वाली तुलना या मकई वाली उसकी तुलना में देखेंगे तो इससे क्या है ग्रास और लेग्यूम वाली अधिक सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करते हैं कंपेयर टू जो कॉर्न या मकई वाली फसलों की अपेक्षा। एनिमल्स देखते हैं कैसे एग्रीगेशन का काम करते हैं, या समुच्चय को कैसे बनाते हैं या कैसे बरकरार रखते हैं। तो अमॉन्ग द ऑल द फाउनल बोले तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स लाइक द अर्थवर्म होते हैं, मोल्स एंड इंसेक्ट, तो दैट द ब्यूरो यानी ये बिल बनाते हैं इन द सॉइल में, एंड द चीफ एजेंट्स, और ये क्या है एक तरह से वाहक होते हैं, सस्ते वाहक होते हैं, दैट द पार्टिकल एग्रीगेशन ऑफ द फाइनल पार्टिकल, यानी फार्म जो पार्टिकल्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वे आपस में चिपकते हैं मजबूती से, और उससे क्या होता है हमारा जो सॉइल एग्रीगेशन होता है वह हमारा मजबूत होता है। कंटिन्यू देखते हैं, मैन्यूरिंग प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप द रोटेशन, तो इसको देखते हैं खाद्य प्रथाएं और फसल चक्र देखते हैं। तो द कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग एंड द ग्रासेस क्रॉप्स विल इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। अगर हम ग्रीन मैन्यूर फसल उगाते हैं और मोस्टली खासकर ग्रासेस, तो इससे क्या होगा हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या हमारा उसके सुधार करता है स्ट्रक्चर में, या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर होगा। इन देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, इन सैंडी लोम सॉइल में देखें द क्रॉप रोटेशन लाइक द व्हीट ज्वार। अगर व्हीट ज्वार देखते हैं, व्हीट ज्वार एंड व्हीट मेज, तो ये दोनों क्या करते हैं हमारे फाउंड टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, और ये इम्प्रूवमेंट को सॉइल स्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट करते हैं दोनों, किसमें, सैंडी लोम सॉइल और व्हीट ज्वार और व्हीट मेज दोनों। कंटिन्यू देखते हैं, माइक्रो एनिमल्स, तो जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे, कंटिन्यू देखेंगे, माइक्रो एनिमल्स में आप देखेंगे जैसे एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, एक्टिनोमास्टीज हो गई, और एंड कीपिंग द सॉइल पार्टिकल्स, ये क्या है सॉइल पार्टिकल्स को क्या है जोड़ने का कारण, या फिर कणों को बांधने को एक साथ रखते हैं, जिससे क्या है जो हमारे फसल जो भी हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वे क्या है बिखर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फंजाई एंड एक्टिनोमास्टीज द एग्जैक्ट द मैकेनिज्म बाइंडिंग बाई द माइसीलिया। यानी जो फंजाई और एक्टिनोमास्टीज होते हैं ये माइसीलिया के द्वारा यांत्रिक बंधन या मैकेनिकल बाइंडिंग का कार्य करते हैं, और सीमेंटिंग बाई द प्रोडक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन मटेरियल द सिंथेसिस बाई द बैक्टीरिया, और अपघटन के उत्पादों द्वारा सीमेंटेशन और बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित सामग्री का क्या ये उपयोग करते हैं, कौन, बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्टिलाइजर, तो देख लेते हैं फर्टिलाइजर कैसे वर्क करता है।
इसमें, और यह कैसे तोड़ता है या फिर कैसे बिखेर देता है। तो एप्लीकेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, लाइक कौन सा फर्टिलाइजर ज़्यादा मात्रा में यूज करने पर, तो सोडियम नाइट्रेट, ध्यान रखिए सोडियम नाइट्रेट अप टू द लॉन्ग पीरियड, अगर ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा मात्रा में अगर हमने किसी भी फसल में अगर इसको यूज किया है, किसी भी फसल में किसी भी सॉइल में, तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर, और ये जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और ग्रेनुलेशन बाय द रिड्यूसिंग, और उसके जो ग्रेनुलेशन क्या है घटा देता है, किसके, स्टेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेंट को, ध्यान रखेंगे। जबकि उसी के स्थान पे द फ्यू फर्टिलाइजर फॉर द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर, इससे क्या है, कैल्शियम, जैसे कैल्शियम अमोनियम सल्फेट हो गया, या जो कैल्शियम और सल्फेट वाले हैं फर्टिलाइजर, तो इससे क्या है, डालने से इम्प्रूवमेंट हो जाता है हमारा सॉइल स्ट्रक्चर को। तो अब ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखते हैं। फैक्टर है वेटिंग एंड ड्राइंग, गीला और सुखाना, यानी बार बार सूखना और गीला होना। तो वह देख लेते हैं। तो व्हेन ए ड्राई सॉइल इज द वेटेड, अगर कभी भी ड्राई सॉइल को अगर जब गीली होती है तो द सॉइल कोलैप्स सॉइल ऑन द एब्जॉर्बिंग वाटर, और ये क्या करता है, जो सॉइल कोलैप्स होते हैं वह क्या है, वाटर के संपर्क में आने पर क्या है, सॉइल का फूल जाते हैं। तो ऑन द ड्राई रीजन में देखते हैं तो श्रिंकेज प्रोड्यूस द स्ट्रेन इन द सॉइल मास गिव राइज टू द क्रैक्स। जब कभी अगर सूखा, जब जैसे ये सूखता है तो श्रिंक का जो वॉल्यूम होता है वह कम हो जाता है, किसका, कोलाइड्स का, जिससे क्या हो, स्ट्रेन एक तनाव पैदा होता है ऑन द सॉइल मास में, जिससे क्या होता है उसमें क्रैक्स बढ़ जाती है। तो बीज ब्रिक इनटू द क्लॉट्स, और इस तरह से ये क्या है, टूट जाता है अप टू द क्लॉट्स, यानी ढेला बन जाता है, और ग्रेनुलर्स ऑफ द वेरियस साइज फाइनली द डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर, और जो फाइनली हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वह क्या बिगड़ने लगती है या फिर नष्ट होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंजेबल कैटायंस। तो एक्सचेंजेबल कैटायंस से देखेंगे कौन कौन से इंप्रूवमेंट और इसका कार्य करते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कैटायंस आर द फ्लैकुलेटिंग एजेंट, ये कैसे एजेंट के काम करते हैं, फ्लैकुलेटिंग, या हिंदी में बोल सकते हैं इसको उर्णयी पिंडन के नाम से भी इसको जानते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फैसिलिटेट द सॉइल एग्रीगेशन एंड हेंस द गुड सॉइल स्ट्रक्चर, अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, अगर एक तो ये फ्लैकुलेटिंग एजेंट्स का कहने का तात्पर्य है कि अगर जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनको क्या जोड़ने का काम करता है, जिससे जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है वह इम्प्रूव होता है। ये कार्य कौन करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, और भी मिनरल्स हैं, कंटिन्यू देखते हैं उसी तरह से वेरियोरिया। जबकि सोडियम कैटायंस और एक द डिफ्लैकुलेशन का एजेंट का कार्य करता है कौन, सोडियम, इससे क्या होता है, द डिस्पर्स द सॉइल सेपरेट्स एंड सो पुअर सॉइल एग्रीगेशन एंड सॉइल स्ट्रक्चर, इससे क्या होता है, जो सोडियम क्या होता है, जो ढेला बनता है, यानी जो जो छोटे छोटे पार्टिकल जो आपस में जुड़े हुए हैं वो उनको क्या है, छितराने का काम करता है। इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, डिफ्लैकुलेशन प्रोसेस को नाम से जानते हैं, और सोडियम को हम डिफ्लैकुलेशन एजेंट्स के नाम से जानते हैं। यानी तो इससे क्या होगा, जो मृदा संरचना होती है वह क्या हमारी धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिस तरह से हमारी अल्कली सॉइल में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो साथियों हमारा सॉइल स्ट्रक्चर टॉपिक है वह पूरा कंप्लीट होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।